सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, बट एक पुराने क्वेश्चन के साथ। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले एक वीडियो में सॉल्व किया है। इसके जस्ट पहले जो वीडियो आई थी उसी में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट ईजी पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं। एज अ बिगनर फ्रेंडली आप कह सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन देता तो है, बट वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखो, बल्कि ये एक्सपेक्ट करता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से सोच पा रहे हो और किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो। राइट। इसलिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है, तो बेसिक कोड लिख उसके बाद ही आप उस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट। तो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, बट स्टिल जो भी कोई नए दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद हम अपना इंट्यूटिव आइडिया वाला सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन था मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक नम्स का एरे दिया हुआ था हमें, एंड फाइंड अ सब एरे दैट हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। सो हमें एक ऐसा सब एरे बताना था जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट आ रहा हो। प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमें ऐसा पेयर बताना था, ऐसा पेयर बताना था जो कि कंसेक्यूटिव हो, पहले तो जो कि एक के बाद एक एलिमेंट हो। ऐसा पेयर हमें बताना था जिसका प्रोडक्ट का जो आंसर है वो सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नम्स 2 3 -2 4 दिया हुआ है उसके अंदर, एंड आउटपुट में 6 आ रहा है, और एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 2 3 हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट 6। अगर एरे के अंदर देखेंगे तो 2 इंटू 3, राइट, पहला वाला ये 2 इंटू 3, इनका जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है वो सबसे लार्जेस्ट है इस एरे में, जो कि है 6। राइट। तो हमने 6 रिटर्न किया। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सब एरे किसे कहते हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि सब एरे किसे कहते हैं, सो सब एरे का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड सब एरे। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये सिंगल जो एलिमेंट है ये एक सब एरे है। ठीक है। एंड 2 के साथ अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो ये एक सब एरे है। 2 3 -2 अगर हो जाता है तो भी ये एक सब एरे है। एंड 2 3 -2 4 हो जाता है तो ये भी एक सब एरे है। सेम उसी तरीके से 3 सिंगल एक सब एरे है, 3 के साथ -2 एक सब एरे है, एंड 3 -2 एंड 4 एक सब एरे है। बट अगर हम कहते हैं कि 2 एंड ये -2 एक सब एरे है, तो नहीं, ये सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस अलग चीज़ होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, वो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हो गया। बट सब एरे कंटिन्यूअस चलने वाले एलिमेंट्स को ही सब एरे कहते हैं। ओके। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला तो कडांस एल्गोरिदम। ठीक है। कडांस एल्गोरिदम आप लोगों को पता है, एक एल्गोरिदम है जो कि पहले से प्री डिज़ाइन किया हुआ है, और आप उस एल्गोरिदम के यूज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं इसे कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम को अप्लाई करके अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दिया, इंटरव्यूअर उतना खुश नहीं होगा जितना वो आपका ये इंट्यूटिव वाला आइडिया देखकर खुश होगा। तो मैं प्रेफर करूंगा ये इंट्यूटिव वाला आइडिया, जो जिससे कि मैंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और ये सच में बहुत ही इंट्यूटिव है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, आपको मजा आ जाने वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो जल्दी से देखते हैं कि इंट्यूटिव आइडिया है क्या, किस तरीके से इंट्यूशन लगाकर हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये इसी वाले एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ मैं। ठीक है। इसी वाले एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ था 2 3 -2 4। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर हमें पूरे एरे का प्रोडक्ट चाहिए, बेसिकली पूरे एरे का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो किस तरीके से करेंगे? पूरे एरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे एरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक माइनस का एलिमेंट है। राइट। ये माइनस के एलिमेंट की वजह से हमारा जो आंसर आएगा ना, हमारा जो आउटपुट आएगा वो माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा बेसिकली। ठीक है। ये तो ये वाले एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा है कि अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरे एरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन एक एलिमेंट निगेटिव है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट, वो माइनस में ही आएगा, वो निगेटिव में ही आएगा। ठीक है। चलो एक केस और देखते हैं। अगर इसका आउटपुट निकालें, अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकालें, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव में आएगा। एक और देखते हैं, 2 1। इसका आउटपुट क्या आएगा? थोड़ा सा समझना। इसका आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि यहाँ पे दो निगेटिव एलिमेंट्स हैं, एंड माइनस मिलकर प्लस बनते हैं। जैसे कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 3, राइट। 3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 9 और माइनस में है तो -9, -9 इंटू -2, -9 इंटू -2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18,
18, लेकिन माइनस और माइनस क्या मिलकर बनेंगे प्लस, तो प्लस का 18, 18 इंटू 1 18, तो इसका जो ओवरऑल आउटपुट आएगा वो 18 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। एक केस और लेते हैं। अब बताओ इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा सोचना, ठीक है, थोड़ा सा सोचना कि इसका आउटपुट नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2, 2 2 सा 4 राइट, माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, एंड 4 इंटू 3 12, तो प्लस का 12, प्लस का 12 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 12 हमारा आंसर आएगा, जो कि बेसिकली निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं जहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है ना, बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, बहुत ही ईजी ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 केसेस थे। पहला में ये कि एक भी निगेटिव एलिमेंट नहीं था, जहाँ पे हमें आउटपुट पॉजिटिव मिला। यहाँ पे 2 निगेटिव एलिमेंट थे, एक तो ये, दूसरा ये, 2 निगेटिव एलिमेंट थे, तो हमें जो वैल्यू मिला वो पॉजिटिव में मिला, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3 निगेटिव वैल्यूज आए, ठीक है, 3 निगेटिव एलिमेंट्स आए, 3 निगेटिव एलिमेंट्स आए, तो 2 निगेटिव एलिमेंट्स ने तो पॉजिटिव बना दिया, और लास्ट का एक निगेटिव एलिमेंट ने सारे सम को, सारे बेसिकली आंसर को निगेटिव बना दिया, तो यहाँ पे हमें निगेटिव मिला। तो एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली चीज थी, जो मैंने की और आपने भी की होगी, कि अगर, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सा ऑब्जर्वेशन है, अगर अगर तो एलिमेंट्स इवन में निगेटिव हो, अगर तो एलिमेंट्स इवन में निगेटिव हो तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर तो एलिमेंट्स ऑड में निगेटिव हो तो आउटपुट निगेटिव आता है। ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे इवन नंबर्स में निगेटिव एलिमेंट्स हैं, दो क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर में निगेटिव एलिमेंट्स हैं, आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। ऑड नंबर में निगेटिव एलिमेंट्स हैं तो आउटपुट निगेटिव में आ रहा है। आई होप इतना ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताया है क्वेश्चन के बिहाफ पे ही। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 2 3 -2 4, अगर इसका ओवरऑल का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें हमेशा माइनस में ही उसका आंसर मिलने वाला है, इतना कंफर्म था। उसी बिहाफ पे हमने 3 केसेस लिए और देखा कि अगर एक भी माइनस ना हो, अगर एक भी माइनस एलिमेंट ना हो तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। टोटल का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। सब एरे क्या है, 2 नंबर्स का पेयर निकालना है, जो कि एक के बाद एक आ रहा हो, एक के बाद एक आ रहा हो, एक के बाद एक, राइट, 2 नंबर्स का पेयर निकालना है। मैक्सिमम निकालना है तो सबसे बड़ा वाला निकालना है, चलो ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करने की थी, अगर माइनस का एक भी एलिमेंट ना हो तो आउटपुट हमारा पॉजिटिव आएगा, इवन में माइनस एलिमेंट्स हो तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑड में माइनस एलिमेंट्स हो तो आउटपुट निगेटिव आ रहा है। क्लियर है, इतना यहाँ तक क्लियर है? चलो लेट मी रब दिस, सो ताकि मैं आपको आगे बताऊं। यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर किसी तरीके से हम एक निगेटिव एलिमेंट्स को हटा सकें, अगर हम इसमें से किसी एक निगेटिव एलिमेंट को हटा सकें, आइदर दिस और आइदर दिस, तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हटा सके जो कि निगेटिव है, तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद हम सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसमें से मैक्सिमम तो फाइंड कर ही सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा। अगर तो दो निगेटिव एलिमेंट्स हैं, अगर तो दो निगेटिव एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कि वो दोनों मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, तब तो हमारा काम ईजी है। अगर एक निगेटिव एलिमेंट है, जैसा कि इस वाले केस में है, अगर एक निगेटिव एलिमेंट है तब तो हमें उस निगेटिव एलिमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर एक निगेटिव एलिमेंट है तो हमको उस निगेटिव एलिमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर दो है तो वो तो प्लस बन ही जाएगा। अगर तीन है तो कोई एक ऐसा निगेटिव एलिमेंट हम हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर चार है तो सेम, फिर से वो चार अगर निगेटिव एलिमेंट्स है तो चारों मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे। फिर अगर पाँच है जो कि ऑड नंबर है तो उसमें से एक निगेटिव एलिमेंट हमें हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस केस में अगर हम एक निगेटिव एलिमेंट हटा दें हमारा काम बन जाएगा। कैसे हटाएंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा समझना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? तो प्री कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एरे के एलिमेंट्स का प्री कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं और उसका कैलकुलेशन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। मान लो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 3 1 -2 3, ठीक है, इन सब का कैलकुलेशन करते हुए आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्री कैलकुलेशन, राइट।
अगर हम यहाँ से आइट्रेट कर रहे हैं 2 से 3, 3 से -1, -1 से -2, -2 से 3, राइट, इस तरीके से आइट्रेट करते हुए आ रहे हैं, तो बेसिकली हम इस कैलकुलेशन को अगर रिमेंबर करते हुए आ रहे हैं, इसे हम प्री कैलकुलेशन कहते हैं और इसे ही हम प्रीफिक्स कहते हैं, राइट। और सेम अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं दैट इज प्रीफिक्स, अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं दैट इज सफिक्स। ठीक है, सिंपल है। अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर प्री कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं दैट इज प्रीफिक्स, अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर प्री कैलकुलेट करते जा रहे हैं दैट इज सफिक्स। अब प्रीफिक्स एंड सफिक्स यहाँ पर यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमें एक निगेटिव एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, हमें एक निगेटिव एलिमेंट को इग्नोर करना और हमारा काम बन जाएगा। तो क्या हम यहां से आइट्रेट करते हुए आए और जो हमें सबसे पहला अकरेंस मिले माइनस का, वहां तक हम एक अलग सा एरे बना लें और इसे हम कह दें कि ये हमारा प्रीफिक्स है और उसके बाद का जो एलिमेंट है ये हमारा सफिक्स है। ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम सफिक्स से चलें, अगर हम सफिक्स को पहले कैलकुलेट करके चलें, तो जो हमारा फर्स्ट अकरेंस होगा, बेसिकली जो हमारा फर्स्ट का निगेटिव का एलिमेंट का जो अकरेंस होगा वहां तक हमारा सफिक्स हो जाएगा, राइट। और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे, उसके बाद के जो भी एलिमेंट होंगे वो प्रीफिक्स हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि भैया चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर हम बीच वाले एलिमेंट को कंसीडर करें, अगर हम इस बीच वाले एलिमेंट को कंसीडर करें ना, तब क्या? तो सी बीच वाले एलिमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा और ये हमारा सफिक्स हो जाएगा, यही होगा ना। लेकिन क्या होता है ना कि बेस्ट केस थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये मैटर, बट बेस्ट केस क्या होता है ना, जो हमें फर्स्ट अकरेंस मिले निगेटिव एलिमेंट का वहीं से हम अपने एरे को डिवाइड कर दें प्रीफिक्स एंड सफिक्स में, वो ज़्यादा ईजी होता है एंड वो ज़्यादा ईजी होता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपने एरे को डिवाइड करना था दो पार्ट में, तो मान लो कि हमने यहाँ से डिवाइड किया, ये हमें फर्स्ट अकरेंस मिला माइनस का एलिमेंट, राइट, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ओके। एंड देन ये दूसरा वाला हमारा सफिक्स हो गया। हमारा आंसर किस में लाई करेगा, थोड़ा सा सोचना, हमारा आंसर किस में लाई करेगा? हमारा आंसर हमेशा उसी में लाई करेगा जिसमें दो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, कंफर्म। हमारा आंसर उसी में लाई करेगा जिसमें दो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो निगेटिव एलिमेंट्स मिलकर पॉजिटिव एलिमेंट्स बनेंगे, ये दो निगेटिव एलिमेंट्स मिलकर पॉजिटिव एलिमेंट्स बनेंगे जो कि हमें पॉजिटिव में आंसर दे रहे होंगे। बट यहाँ पे एक निगेटिव एलिमेंट है, ये यहाँ तक को निगेटिव ही बनाएगा। ये तीनों अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये निगेटिव ही आउटपुट देंगे। इसलिए हमारा हमेशा जो आंसर होगा वो जहाँ पे दो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे ना वहीं पे होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमेशा फर्स्ट अकरेंस से अपने एरे को डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब जल्दी से देखें कि किस तरीके से प्रीफिक्स एंड सफिक्स में एरे को डिवाइड करते हैं और किस तरीके से हम अपना कोड करते हैं ताकि हमें अपना जो ऑप्टिमल आंसर है वो मिल सके, राइट। तो जल्दी से स्यूडो कोड लिखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। और अगर उसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहा और चीजें ना समझ में आई तो फाइनल कोड करते वक्त वो सारी चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सो फिकर नॉट, आराम से थोड़ा सा अटेंटिवनेस के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम एक फंक्शन ले लेंगे जिसमें होगा हमारा एरे। सबसे पहले तो हम एन ले लेंगे। एन क्या है हमारा? ARR.length। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे मैं फंसता हूँ और यही चीज़, यही लाइन ऑफ कोड हमेशा मुझे एरर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन ले लेंगे अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, उसके बाद हम प्रीफिक्स लेंगे। लेट सपोज इसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सॉरी, 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझना। जब आइट्रेशन होगा ना, जब आइट्रेशन होगा, जब हम चेक कर रहे होंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। हमें हमेशा इसकी वैल्यू तो चाहिए ही होगी ना। हमें हमेशा फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना होगा तो हमें उसकी वैल्यू से चाहिए होगी। तो हम हमेशा 1 से इनिशियलाइज करेंगे प्रीफिक्स को भी एंड सफिक्स को भी। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, राइट। अगर हम सफिक्स को भी लेते हैं तो 2 इंटू -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। तो हमें हमेशा ये वैल्यू तो चाहिए ही होगी एज इट इज फर्स्ट आइट्रेशन में, हमें हमेशा वो वैल्यू तो चाहिए होगी। इसलिए प्रीफिक्स को भी 1, राइट, प्रीफिक्स को भी 1 एंड सफिक्स को भी, सॉरी फॉर माय बैड,
एंड सफिक्स को भी हमेशा 1 से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से नहीं, 1 से इनिशियलाइज करेंगे। क्यों करेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक केस और है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना, जो कि मैं भूल रहा हूँ और आई थिंक कि आपको बताना चाहिए। लेट्स सपोज कि एक एरे है 2 3 -1, मैं सेम ही एरे कॉपी कर रहा हूँ बेसिकली। 3 एंड 0 आ जाएगा एंड 1 एंड -2, ठीक है। अब समझना, जब ये यहाँ तक कैलकुलेशन करके हम लोग प्रीफिक्स निकाल रहे थे, राइट, यहाँ तक हम प्रीफिक्स मान ले रहे थे, ठीक है, और ये वाला एरे हम सफिक्स मान ले रहे थे, ठीक है, ये एरे हम सफिक्स मान ले रहे थे, ठीक है। बट थोड़ा सा समझना, प्रीफिक्स में तो वैल्यू माइनस में आएगा ही आएगा, सफिक्स में जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू माइनस सॉरी -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, -6 × 0 तो 0 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आंसर हमेशा 0 हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। और अब ये 0 आगे जाकर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, कितने भी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, हमेशा 0 ही बनाएगा। इतना क्लियर है। तो ये 0 वाला केस कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। तो अगर 0 है तो तुम इतना कह सकते हो, अगर 0 है तो इतना कह सकते हो कि 2 एरे बन जाएंगे, इस तरीके से और इस तरीके से। अगर 0 है तो 2 एरे बन जाएंगे, एक तो इस साइड वाला, दूसरा इस साइड वाला, क्योंकि अगर जहाँ 0 पकड़ा, जहाँ अगर कैलकुलेशन में 0 पकड़ा, सारा कैलकुलेशन 0 बना देगा। बहुत ही क्लियर सा थॉट है, राइट। मान लो अगर इसके आगे एक और 0 होता तो यहाँ पे किस तरीके से एक ये एरे बन जाता, एक ये एरे बन जाता और एक ये एरे बन जाता, राइट। और 0 को हम इग्नोर कर रहे होते। किस तरीके से 0 को इग्नोर करेंगे, किस तरीके से 0 वाला केस हैंडल करेंगे, थोड़ा सा समझना। यही कोड में बता रहा हूँ, यही सीओडो कोड में बता रहा हूँ, थोड़ा समझना। आई होप ये 0 वाला फंक्शन तुम्हें समझ में आया होगा कि 0 किस तरीके से हमारे सारे कैलकुलेशन पे पानी फेर सकता है, अंडा बना सकता है आपसे। तो समझो, प्रीफिक्स सफिक्स को 1 से हम लोगों ने इनिशियलाइज किया एंड n हम लोगों ने ले लिया। 0 वाले केस को कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा सा वो समझना। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप चला लेंगे, I is equals to 0, right, I is less than n, right, I plus plus, normal for loop, if pre is equals to 0 तो pre is equals to 1, ठीक है। सेम if suffix is equals to 0 तो suffix is equals to 1। ये क्यों, थोड़ा सा समझो। लेट्स सपोज कि 2 1 3 0 -1, ठीक है, 2 3 6। हमें यहाँ पे पहला अकरेंस देखना है, पहले अकरेंस के साथ, पहला निगेटिव एलिमेंट के अकरेंस के साथ हम अपना एरे डिवाइड कर रहे थे। मान लो हमने यहाँ से एरे डिवाइड कर दिया, पहला निगेटिव अकरेंस, ठीक है, एंड इसे हमने प्रीफिक्स मान लिया, इस वाले को हमने सफिक्स मान लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसे हमने प्रीफिक्स माना, इसे हमने सफिक्स माना। कैलकुलेट करते हैं, 2 × 1 2, 2 × 1 2 × 3 6, राइट, 2 × 1 2 × 3 6, 6 × 0, 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही ये 0 होगा ना, यहाँ तक तो 6 था, यहाँ तक तो 6 था, ये कैलकुलेशन हम रख लेंगे अपने पास। जैसे ही 0 हो जाएगा तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब प्रीफिक्स 0 हो जाए ना, तो उसी टाइम पे प्रीफिक्स इज इक्वल टू 1 कर दो। अब क्या होगा कि जैसे ही प्रीफिक्स 0 हुआ, प्रीफिक्स हमने 1 कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब ये यहाँ जाएगा तो 1 × -1 इज इक्वल टू -1 होगा, ना कि 0। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे 0 पे ही छोड़ दिया ना, तो ये आगे के सारे कैलकुलेशन को 0 ही करता चला जाएगा। इसलिए जैसे ही 0 हो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ही 0 पे आए जस्ट प्रीफिक्स या सफिक्स को 1 पे चेंज कर दो। बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे ही 0 ट्रिगर हो, प्रीफिक्स को 1 करो, सफिक्स में भी अगर 0 ट्रिगर हो, सफिक्स को 1 करो। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। एंड अब हमारा मेन ब्रह्मास्त्र, जो कि सबसे मेन पार्ट है, कि प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स इनटू ARR ऑफ I। प्रीफिक्स ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अब समझना, एक ही आइट्रेशन पे, सेम आइट्रेशन पे हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइट्रेशन तो हमने एक ही किया, प्रीफिक्स तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स इनटू ARR I, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 × 1, राइट, फिर इंटू 3, फिर इंटू 0, और जैसे ही 0 काउंटर होगा तो प्रीफिक्स 1 कर देंगे, फिर इंटू -1। ये इस तरीके से चलेगा, क्लियर है, ये इस तरीके से चलेगा। प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लिया। सफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम आइट्रेशन पे,
इसके लिए हमें अलग आइट्रेशन नहीं चलाना, नहीं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। सेम आइट्रेशन पे सफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजी है गाइस। सफिक्स इंटू ARR ऑफ n माइनस आई माइनस वन, सिंपल इज दैट। n माइनस आई माइनस वन क्यों, बहुत ही ईजी है समझना। लेट सपोज हमारा एरे का लेंथ क्या है, एरे का लेंथ चलो इसको कंसीडर करो, ये वाला एरे का लेंथ है 4, राइट, एरे का लेंथ है 4। तो पहली बार में 4 माइनस 0, आई फर्स्ट टाइम पे 0 होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इंडेक्स गिनते हैं, इंडेक्स गिनते हैं, 0 1 2 3, ले लिया ना लास्ट वाला, ले लिया ना लास्ट वाला एलिमेंट। दूसरी बार में एरे की लेंथ 4 माइनस आई इंक्रीज हुआ 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2, उसके बाद वाला ले लेगा। 4 माइनस 2 माइनस 1 1, उसके बाद वाला ले लेगा। 4 माइनस 3 माइनस 1 0, वो वाला ले लेगा, राइट। तो जहां तक प्रीफिक्स एंड सफिक्स डिवाइड होगा, बेसिकली प्रीफिक्स भी अपना कैलकुलेट कर लेगा, सफिक्स भी अपना कैलकुलेट कर लेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब मैक्सिमम कैसे निकालें गाइस, अगर ये आप लोगों ने पूछा ना, सीरियसली मैं उदास हो जाने वाला हूँ। मैक्सिमम कैसे निकालें, तो सी मैक्सिमम के लिए ना हम एक मैक्स वेरिएबल ले लेंगे जिसको माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी। जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, माइनस इन्फिनिटी या फिर नंबर डॉट मिनिमम वैल्यू भी आप ले सकते हो, नंबर डॉट मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हो, और नहीं तो माइनस इन्फिनिटी भी आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों ही चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा सेफ होगा। तो माइनस इन्फिनिटी हम लोगों ने ले लिया। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कहा ना, ये पूछना मत, बहुत ही ईजी है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, जो कि हमारे पास एक सुपर पावर होता है जावास्क्रिप्ट में, मैथ डॉट मैक्स एंड मैक्स कॉमा फिर से मैथ डॉट मैक्स, क्योंकि हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स में भी मैक्स चाहिए, प्रीफिक्स कॉमा सफिक्स, क्लियर है। और रिटर्न क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, बताओ क्या रिटर्न करेंगे, मैक्स रिटर्न करेंगे। अच्छा, ये भी स्मॉल लेटर वाला ही मैक्स है, यही वाला मैक्स है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, ये मैक्स यही वाला है, तो रिटर्न में मैक्स कर देंगे। आई होप इतना करने से हमारा काम बन जाना चाहिए, क्योंकि जो आइडिया मैं लगा पा रहा हूँ ना, उस आइडिया से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाना चाहिए एंड सारे टेस्ट केसेस भी पास हो जाने चाहिए। अभी भी स्टिल कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर इस स्यूडो कोड में कोई डाउट है ना, तो अभी हम लोग कोड कर लेंगे और आसानी से और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से कोड करते हैं, सेम कोड में करूँगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अगर अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो जल्दी से आते हैं अपने आईडी पे, लीड कोड पे, और करते हैं कोड। तो सबसे पहले n लिया था, nums डॉट लेंथ, राइट, क्लियर है, nums डॉट लेंथ हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद लेट प्री इज इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 लेंगे, क्यों लेंगे बता दिया। लेट सफिक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट, एंड लेट मैक्स ले लेते हैं इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है, इतना तो हम लोग ले ही रहे थे। अब एक लूप चला लेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब क्या करना है, जीरो वाला केस हैंडल करना है, भूल मत जाना, नहीं तो सारा कैलकुलेशन अंडा हो जाएगा। तो प्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जैसे ही जीरो काउंटर हो प्रीफिक्स को 1 कर दो, अगर सफिक्स में भी जीरो काउंटर हो, ठीक है, सफिक्स भी अगर जीरो बने कभी भी, तो सफिक्स को भी 1 कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके आगे जब वो कैलकुलेट करने जाएगा तो नंबर को कैलकुलेट करेगा, ना कि जीरो से कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, राइट। एंड उसके बाद प्री प्लस इक्वल्स टू प्री इंटू नम्स ऑफ आई होप इतना क्लियर है। एंड सफिक्स इज इक्वल्स टू सफिक्स इंटू नम्स ऑफ n माइनस आई माइनस 1, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे और क्यों। अब मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर क्या देंगे, मैक्स देंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड दोनों का, किसका किसका, मैथ डॉट मैक्स, प्रीफिक्स का भी एंड सफिक्स का भी, राइट।
रिटर्न क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ देखो, जल्दबाजी में कोड लिखने में यही होता है, रिटर्न यार लूप के बाहर होता है हमेशा, रिटर्न मैक्स। बहुत ही छोटा सिंपल कंसाइज कोड है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन किया है, कौन सा लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रहा है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। जल्दी से रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं, और अगर कोई एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग। ओके, आउटपुट 12 एक्सपेक्टेड 6, ये डबल कहाँ कर रहा है वैल्यू? अच्छा, दो पेयर्स के निकालने हैं ना यार, तो प्लस इक्वल्स टू नहीं भैया, प्लस इक्वल्स टू नहीं, हमेशा इक्वल्स टू, सारे एलिमेंट्स को जोड़ना नहीं है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फॉर्मेट करना है भाई। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को जोड़कर नहीं लेके चलना है, बल्कि हमेशा दो दो एलिमेंट्स को चेक करना है। बेसिकली हमें सब एरे रिटर्न करना है ना, सब एरे रिटर्न करना है। तो सब एरे क्या था? दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स रिटर्न करने थे, राइट? तो दो ही एलिमेंट्स के बीच प्रोडक्ट चेक करना है, ना कि सारे के बीच। तो प्लस इक्वल्स टू नहीं, बल्कि इक्वल्स टू, ओनली इक्वल्स टू। आई होप चल जाना चाहिए यार, और तो कोई बड़ी गलती नहीं की है मैंने। हाँ चल गया, चल गया। सी, प्लस इक्वल्स टू नहीं करना था, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे थे। यहाँ पे भी मैं करेक्शन कर दूंगा, प्लस इक्वल्स टू नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे थे सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, राइट? ऑड एंड इवन वाले मैटर को समझने के लिए सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मैं आपको समझा कर चल रहा था, और मैंने कोड में भी लिख दिया, दैट इज माय बैड। इक्वल्स टू, क्योंकि दो ही नंबर्स तो चाहिए, सब एरे दो ही नंबर्स का प्रोडक्ट का तो बताना है, दो ही नंबर चाहिए ना, तो प्री इज इक्वल्स टू एंड सफिक्स इज इक्वल्स टू। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? प्लस इक्वल्स टू नहीं लगाना। आई होप क्लियर होगा। सारे एलिमेंट्स को नहीं काउंट करना है, बल्कि दो दो एलिमेंट्स का चेक करना है। और ये जल्दी से सबमिट करते हैं। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की होगी, बट लेट्स सी। एंड यस, इट्स वर्किंग फाइन, 70.93% बीट किया हम लोगों ने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो या बिग O ऑफ एन, राइट? बिग O ऑफ एन किस लिए? क्योंकि आप लोगों को पता है एक ही आइट्रेशन किया हम लोगों ने, एक ही लूप चलाया है, जो कि पूरे एरे पे ही चलेगा। बेसिकली एक ही लूप चलाया और उसी में हम लोगों ने अपना कोड लिखा है, और ये सबमिट भी हुआ है। सो इसका मतलब था कि इस क्वेश्चन को यही सॉल्यूशन चाहिए था। पिछला वाला सॉल्यूशन हमारा तो बेस्ट इजी पॉसिबल वे था क्वेश्चन को डील करने का, क्वेश्चन का अप्रोच करने का, राइट? बट इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, वो यही होगा। और मैंने आपको पिछली बार ही दिखाया था कि इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो थोड़े से टाइटर थे, क्योंकि इसे ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसे O ऑफ n टाइम्स का ही कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन चाहिए था, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से लिखा और बहुत ही अच्छे से समझा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स में, ज़रूर आंसर करूंगा। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, उन्हें भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिल जाएगा, राइट? एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। एंड यस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सवाल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।